हेलो एवरीवन, माय नेम इज ईशेंदु। दोस्तों, इस लेक्चर में आज हम लोग यूनियन बजट के बारे में पढ़ेंगे जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए आज ही पेश किया गया है। दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जो बजट के ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा मैं आपको टाइमलाइन भी बताऊंगा। इससे आपको ये पता चलेगा जो आखिरकार बजट की कहानी हमारे भारत में क्या है। इससे सवाल पूछे जाते हैं तो फिर आपको एग्जाम्स में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो शुरुआत हम लोग टाइमलाइन से ही करते हैं। अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल आ जाए जो पहली बार हमारे यहाँ बजट कब पेश हुआ था, ठीक है, तो आपको ये गौर करना पड़ेगा जो क्या ये ब्रिटिश रूल की बात हो रही है या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है। देखो, पहली बार बजट ब्रिटिश रूल के तहत जेम्स विल्सन ने 1860 में पेश किया था, लेकिन साल 1947 में हमें आजादी मिली और हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर आर के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट पेश किया था। फिर 1950 में हम लोग होते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया और हमारा संविधान बनके तैयार हो जाता है, और फिर रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पहला बजट जॉन मथाई जी ने पेश किया था। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको दिमाग में रखनी होगी। ठीक है, एक और बात, पहले बजट जो था वो सिंपल बजट था और रेलवे बजट जो था वो इसी का पार्ट हुआ करता था। लेकिन एकवर्थ कमेटी रिपोर्ट के अनुसार 1924 को रेलवे बजट और जनरल बजट दोनों को अलग अलग कर दिया गया। लेकिन 2017 में जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे अरुण जेटली जी, उन फिर रेलवे बजट और जनरल बजट को फिर से मर्ज कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जो बजट का जो प्रेजेंटेशन डेट है उसको 1 फरवरी कर दिया जाता है। दोस्तों, हिस्टोरिक बजट स्पीचेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बजट जो है आज तक मनमोहन सिंह जी, जब वो 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने पेश किया था, और इससे हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमने अपने इकोनॉमी के दरवाजे देश के लिए और देशों के लिए खोल दिए थे, और ये एक तरीके का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन था, और इससे हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आया था। वैसे एक और चीज आप जान लो, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है ये साल 2000 में आया था, और इससे हमने हमने फिस्कल डिसिप्लिन को हासिल करने के लिए ये हम लोग एक्ट लेकर आए थे, और इसमें हमने टारगेट सेट कर दिया, और इसके हिसाब से हम लोग काम अभी तक करते आए हैं। पहला पेपरलेस बजट निर्मला सीतारमन जी के द्वारा साल 2021 में पेश किया गया था। निर्मला सीतारमन जी की कुछ और भी उपलब्धियां रही हैं बजट को लेके, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझते हैं बजट से रिलेटेड। पहली बात, बजट वर्ड आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। उसके जगह आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, और ये आता है आर्टिकल 112 के तहत। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो मनी बिल जो है वो आर्टिकल 117 के तहत आता है। ये भी सवालों में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको दे रखा है। इसके अलावा आप एक और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझो, वो है सीएजी, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है, तो ये गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। ये जो पोजीशन है ये आर्टिकल 148 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत ये बना हुआ है। ये सवालों में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अलावा आप फाइनेंस कमीशन को भी समझो। इसका काम क्या है, जो फाइनेंस कमीशन आपको ये रिकमेंड करती है जो सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और आर्टिकल 280 के तहत ये बनाया गया है। अब जरा निर्मला सीतारमन जी की एक अचीवमेंट को जानते हैं। जो इन्होंने आज जो बजट पेश किया है ये था 8th कॉन्जिक्यूटिव यूनियन बजट। ये अपने आप में एक हिस्ट्री है, ठीक है। और एक और हिस्ट्री आप जान लो मोरारजी देसाई जी की हिस्ट्री के बारे में। इन्होंने 8 एनुअल बजट पेश किया है, और 2 इंटरिम वन बजट भी उन्होंने पेश किया है, और 10 टोटल बजट इन्होंने पेश किया है। और यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने हिस्ट्री बना लिया 8th कॉन्जिक्यूटिव यूनियन बजट पेश करके। इसके अलावा निर्मला सीतारमन जी लॉन्गेस्ट स्पीच, बजट स्पीच देने का भी इनका रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशंस और टाइमलाइन जो आपने देखे वो यूनियन बजट से रिलेटेड थे, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग आज के बजट, यानी कि
फिस्कल ईयर 2025-2026 की बात करेंगे। दोस्तों, जब निर्मला सीतारमन जी ने अपना बजट स्पीच स्टार्ट किया था तो उन्होंने सबसे पहले गुराजादा अप्पा राव, जो कि तेलुगु थिएटर से बिलोंग करते हैं, उनको कोट किया और उन्होंने कहा, अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। एक कंट्री सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर्स और मिट्टी से नहीं बनी हुई होती है, ये अपने लोगों से भी बनी हुई होती है, ठीक है। और थीम की बात करें तो सबका विकास, विकास यानी कि डेवलपमेंट, और सबका यानी कि इंक्लूसिव विकास होना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, बैलेंस्ड ग्रोथ होना चाहिए हर रीजन में, ठीक है। इन्होंने विकसित भारत, जो कि हमने टारगेट रखा है 2047 तक अचीव करने का, इसके लिए कुछ पॉइंट्स रखे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स रखे हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब ये हुआ जिसपे हम लोग काम करने वाले हैं। क्या? तो जीरो पॉवर्टी, वैसे हम लोग हंगर इंडेक्स में बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा 100% गुड क्वालिटी एजुकेशन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, इसका टारगेट हमने 2030 सेट करा है, ठीक है। तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाए यूएचसी, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है। और इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे कदम बढ़ाए हैं। कदम क्या बढ़ाए हैं? तो आपने देखा होगा आयुष्मान भारत योजना जो है, ये इसी के तहत ये सारी की सारी चीजें की गई हैं। इसके अलावा 100% स्किल्ड वर्कफोर्स, 70% वुमेन पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी की बात हो रही है। और वैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो हम लोग बहुत ही पिछड़े हैं, ये भी हमें समझना होगा। अभी बहुत, मतलब मंजिल बहुत दूर है। और मेकिंग इंडिया द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल आ जाए, जो फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो इंडिया को ही कहा जाता है। इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और इस बार का जो बजट है उसमें गरीब यानी कि पुअर, यूथ युवा, अन्नदाता यानी कि फार्मर्स, और नारी यानी कि वुमन, इनको बेसिकली सेंटर स्टेज पे रखा गया है, ठीक है। और 4 इंजन ऑफ डेवलपमेंट की बात की गई है। कौन कौन सी? तो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। ये चारों इंजन भारत को आगे लेकर जाएंगे। और जो इसका फ्यूल होगा वो होगा रिफॉर्म, गाइडिंग स्पिरिट होगा इंक्लूसिविटी, यानी कि सबको साथ लेके चलना है। और इसके अलावा जो डेस्टिनेशन है ये है विकसित भारत 2047 तक। अब एक एक करके बजटरी प्रोविजंस को देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की। जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, वही मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो, ऐसा है, जो हाई यील्डिंग सीड्स के लिए नेशनल मिशन लाने की बात हो रही है, जिसमें आपको फार्म आउटपुट को आगे बढ़ाने के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट और पेस्ट रेसिस्टेंट सीड्स लाने की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे मेंशन है क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स, किस लिए? तो आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। देखो, चावल की खेती हम लोग कर लेते हैं, दाल की खेती करने में हम लोग पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आत्मनिर्भरता इन पल्स को हासिल करने के लिए, यानी कि सेल्फ रिलायंस, जो पल्स के प्रोडक्शन को हासिल करने के लिए हम लोग 6 ईयर का इनिशिएटिव लेके आए हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या है, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, बेटर प्राइस फॉर फार्मर्स को देंगे ताकि वो लोग अच्छे से दाल उगाएं और हम लोग इसमें आत्मनिर्भर हो सके। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो बिहार में मखाना बोर्ड लगाने की बात हो रही है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है, जो पीएम धन धान्य कृषि योजना ये लाया जा रहा है, जिसमें 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और इनको इससे 1.7 करोड़ फार्मर्स का फायदा होगा। ये आपको 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स करके एक स्कीम निकाली गई थी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। इसके तहत जो भी 100 कमजोर डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उस पे काम करना है, उस पे सरकारी योजनाएं ढंग से पहुंचानी है। इसी के सफलता को ध्यान में रखते हुए आपको प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लाया गया है। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कॉटन प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए मिशन मोड पे काम होगा। 5 ईयर प्लान लेके आए हैं ताकि कॉटन यील्ड के साथ साथ क्वालिटी पे भी काम हो। उसके बाद केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड जो है, उसका लोन 5.5 लाख तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा इंडिया पोस्ट को कैटलिस्ट बोला गया है रूरल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वो, उनका प्रेजेंस हर जगह है और वो रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। अब एमएसएमई और एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो न्यू एमएसएमई क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा। उसके अलावा आपको माइक्रो एंटरप्राइज को क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिसका 5 लाख लिमिट होगा। आप इसको कैसे पा सकते हैं? तो उद्यम पोर्टल पे जाओ, रजिस्टर कर लो, ठीक है। बिजनेस को रजिस्टर करो, 5 लाख लिमिट का क्रेडिट कार्ड पाओ। स्टार्टअप सपोर्ट की बात करें तो महिलाएं, SC STs, जो 5 लाख न्यू ऑन्टरप्रीनियर्स हैं, उनको 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।
और उसके अलावा पीएम स्वनिधि स्कीम, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल ये आएंगे जो स्वनिधि स्कीम किससे रिलेटेड है, तो एसवी यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इनका जो उनको एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा जो कि यूपीआई से लिंक होगा और 30,000 की इसकी लिमिट होगी, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है जो पीएम स्वनिधि स्कीम जो है वो स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है, पहली की स्कीम है, उनको बेनिफिट यहाँ पे और एक्स्ट्रा मिल रहा है। फिर सेक्टर स्पेसिफिक इनिशिएटिव की बात करें तो फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा हम लोग मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए टॉय इंडस्ट्री में डेवलपमेंट ढूंढ रहे हैं ताकि क्लस्टर्स बनाए जा सके और काम कर सके हम लोग। फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो इंपॉर्टेंट ये है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिहार में खोलने की बात हो रही है। बिहार को आपको फूड प्रोसेसिंग का हब देखा जा रहा है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं तो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स गवर्नमेंट स्कूल्स में खोलने की बात हो रही है। 500 करोड़ का एलोकेशन एआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए हुआ है। इसके अलावा भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, डिजिटल बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस, अब बच्चों को इंडियन लैंग्वेजेस में बुक्स मिलेंगी, उसका डिजिटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है, ज्ञान भारतम मिशन, इसके तहत 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स का कंजर्वेशन होगा ताकि हम लोग अपने कल्चर को अच्छे से प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। इसके अलावा 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग खोले जाएंगे। गिग वर्कर्स क्या होते हैं, तो ऐसे वर्कर्स जिनका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होता है, जैसे मान लो कोई ढाबे में काम कर रहा है और ढाबे वाला उसको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रहा, तो वो गिग वर्कर कहलाएगा। अब उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको आइडेंटिटी कार्ड इशू करना है, ई श्रम पोर्टल पे ये लोग रजिस्टर करेंगे। और उसके अलावा इनको हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना के तहत मिलेगा। हायर एजुकेशन एंड रिसर्च की बात कर लेते हैं तो देखो 10,000 नई सीट्स मेडिकल एजुकेशन में इस साल आने हैं और टोटल 5 इयर्स में 75,000 आने हैं। इसके अलावा एआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस हम लोगों ने देख लिया, 500 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। पीएम रिसर्च फेलोशिप 10,000 फेलोशिप्स आईआईटी और आईएसएससी के लिए। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड स्किलिंग हम लोगों ने अभी देख ही लिया, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं तो अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ का आ रहा है। सिटीज एज ग्रोथ हब्स, इंपॉर्टेंट ये वाला है, क्या है, तो जल जीवन मिशन का टारगेट है 2028 तक 100% क्लीन वाटर कवरेज का। इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-2030 के लिए आया है। इसके तहत आपको 10 लाख करोड़ री इन्वेस्ट किए जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट्स में। री इन्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, री इन्वेस्ट का मतलब ये हुआ, जो देखो एसेट मोनेटाइजेशन में क्या होता है, जो गवर्नमेंट के सारे एसेट्स हैं, इससे ये गवर्नमेंट पैसे कमा रही है। अब जो भी पैसे कमा रही है उसको नए एसेट्स बनाने में ये लगाएगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं री इन्वेस्टमेंट ऑफ इन न्यू प्रोजेक्ट्स अंडर एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी, उड़ान स्कीम कब आई थी, तो 2016 में आई थी। ये क्या है, तो आरसीएस यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। इसके तहत 120 न्यू एयरपोर्ट्स बनने हैं, 4 करोड़ पैसेंजर्स इन 10 ईयर्स, ये हमारा टारगेट है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, पहली बार ऐसा हुआ है जो हम लोग लीगल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, अपने कानून में बदलाव करेंगे ताकि प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो भी न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में हिस्सा ले सकें। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का सबसे बड़ा न्यूज़ ये है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट 74% था उसको बढ़ा के 100% कर दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास बिल लाया गया है। इसका 2.0 वर्जन लाया गया है। बिल तो ये पहले ही आ चुका है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो ऐसे प्रोविजंस जो कि बिजनेस में रुकावट पैदा कर रहे थे उनको खत्म कर दिया जाएगा, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स लाना है, नेशनल जियो स्पेशियल मिशन लाना है। ये किस लिए है, तो अर्बन एंड लैंड प्लानिंग रिफॉर्म्स के लिए है। रिवाइज्ड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, आपको बार बार केवाईसी करने की जरूरत नहीं है, एक सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री होगा, उसमें रजिस्टर केवाईसी आप करो और उसको आप बाकी जगहों से लिंक कर दो, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ग्लोबल ट्रेड, इसको बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लाया जा रहा है, ठीक है, ताकि एमएसएमई जो होते हैं उनको ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ा जा सके। इस पे चाइना ने बड़े अच्छे से काम किया है। उसका भारत ट्रेड नेट, यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग एंड फाइनेंसिंग, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे लोग ट्रेड कर सकेंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी, इमर्जिंग टीयर 2 सिटी हब्स, एयर कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, हाई वैल्यू पेरिशेबल एक्सपोर्ट्स, बस जान लो। इंपॉर्टेंट वाले मैं ऑलरेडी बताता हुआ चलूंगा। अब होम स्टेज क्या होते हैं, जो जैसे मान लो आप कहीं पे घूमने के लिए गए, वहां पे अगर कोई व्यक्ति अपना घर दे दे ताकि आप वहां पे रहें और आप उनको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट दें, उसे हम लोग कहते हैं होम स्टेज। अब इसके लिए भी आपको मुद्रा लोन मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो टूरिज्म सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाने की बात हो रही है। ई वीजा फैसिलिटी दी जा रही है ताकि आपका इंटरनेशनल ट्रेवल आसान हो सके।
50 टूरिस्ट साइट्स को डेवलप करना है विद पार्टनरशिप ऑफ द स्टेट्स। फाइनेंशियल सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, इंश्योरेंस सेक्टर का एफडीआई बढ़ा के 74% से 100% कर दिया गया है। ठीक है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर लाने की बात हो रही है ताकि आपको लोन पेनिट्रेशन गांव में अच्छे से हो सके, जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उसको लोन मिल जाएगा। पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट फैसिलिटी की बात करें, ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए लाया जा रहा है। जन विश्वास बिल को हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, अब टैक्सेशन एंड फिस्कल रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा है, जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स हम लोग आगे देखेंगे वो लाया गया है। इसके अलावा आपको रेंट पे जो टीडीएस होता है उसका आपको थ्रेशोल्ड 2.4 लाख से बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है। ठीक है, सीनियर सिटीजन टैक्स डिडक्शन का जो थ्रेशोल्ड है 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। ईज टैक्स फाइलिंग, इसके लिए आपको 2 ईयर से बढ़ा के 4 ईयर्स तक का टैक्स रिटर्न्स का अपडेट का टाइमिंग एक्सटेंड कर दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम्स एंड जीएसटी में भी कुछ सुधार हुए हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो टैक्स लैब है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 0 to 4 लाख के लिए अब 1 रुपया नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये मिडिल क्लास को लुभाने के लिए सारी की सारी चीजें की गई हैं। इसके अलावा अब ब्रैकेट शुरू होता है 4 से लेके 8 लाख में 5%, 8 से 12 लाख में 10%, और इस तरीके से आपको 20 से 24 लाख के लिए 25% और इसके बियॉन्ड 30%। ठीक है, अब फिस्कल डेफिसिट एंड बजट एस्टिमेट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो फिस्कल डेफिसिट रहा है 4.8%, इंपॉर्टेंट है। टारगेट क्या है? 4.4%। तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर फिस्कल डेफिसिट पूछा जाएगा फिस्कल ईयर 2025 का तो 4.8%, टारगेट फिस्कल ईयर 2026 का 4.4%। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स 34.96 लाख करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर 50.65 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 10.18 लाख करोड़। इंपॉर्टेंट आपके फिस्कल डेफिसिट हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा पैसा आपका जो बजटरी एलोकेशन हुआ है वो डिफेंस का हुआ है। ठीक है, कितना हुआ वो भी जान लो, एक बार आप फिगर देख लो। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज सिर्फ ये समझना जो सबसे ज्यादा एलोकेशन डिफेंस में हुआ है। कहाँ कितना हुआ है? तो 4,91,732 करोड़, बहुत ज्यादा है यार। ठीक है, अब सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास कहां से आया है? तो भाई कर्जे से आया है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज 24%, इनकम टैक्स से आया है 22%। ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 18%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%, और बाकी के यहाँ पे मिसलेनियस टैक्स देख सकते हैं। अब सबसे ज्यादा पैसा जा कहाँ रहा है? तो आपको स्टेट्स के जो शेयर्स होते हैं उसमें जा रहा है 22%, और बाकी के आप देख सकते हैं डिफेंस में कितना जा रहा है तो 8%। और यहाँ पे आपने देखा जो सबसे ज्यादा बजटरी एलोकेशन डिफेंस को ही हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग विकसित भारत को 2047 तक अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो यही था आपका बजट। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। थैंक यू।